हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज मैं आपको इब्न सौद के बारे में बताने जा रही हूँ। इब्न सौद ने किस तरह अपने राज्य में आंतरिक सुधार किए और किस तरह उसने प्रगति की। तो हम देखेंगे कि जो इब्न सौद था वो 1932 ईस्वी में वो सऊदी अरब का राजा घोषित कर दिया जाता है और 18 सितंबर 1932 को एक प्रज्ञप्ति द्वारा मतलब एक घोषणा पत्र के द्वारा वो इब्न सौद ने अपने राज्य का जो नामकरण था, जो पहले नाम था, उसे बदलकर उसने क्या रख दिया, सऊदी अरब रख दिया और इसकी 2 राजधानियां उसने घोषित कर दी। तो सबसे पहले जो थी वो थी नज्द की पुरानी राजधानी रियाद। तो नज्द की पुरानी राजधानी क्या थी, रियाद, उसे सबसे पहली राजधानी बना दिया। और दूसरी थी हिजाज में मक्का। तो इस तरह हिजाज में जो मक्का था उसको भी उसने दूसरी राजधानी घोषित कर दिया। और अब इब्न सौद के सामने सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो प्रश्न था वो था राज्य के आंतरिक संगठन का। तो वो अपने राज्य में आंतरिक संगठन करना चाहता था। तो उसका एकमात्र जो प्राथमिक उद्देश्य जिसे हम कह सकते हैं वही था कि वो अपने राज्य को आंतरिक संगठन करना चाहता था। तो सबसे पहले उसने संगठन संबंधी सुधार किए और क्या क्या सुधार किए वो हम देखेंगे। तो सऊदी अरब में अधिकांश लोग जो थे वो अशिक्षित, असभ्य और खानाबदोश थे। खानाबदोश वही जातियाँ होती है जो इधर से उधर घूमती है, एक जगह से दूसरी जगह खाने के लिए या फिर अपने रहने के लिए, वो खानाबदोश जाति हम कह सकते हैं उनको। और वो जो जातियाँ थी वो अशिक्षित थी, मतलब उन्हें शिक्षा का ज्ञान नहीं था और वो असभ्य भी थे, ठीक है। और वे सदा लूट मार और खून खराबा भी किया करते थे। तो ये जो खानाबदोश लोग थे वो क्या करते थे, लूट मार करते थे और खून खराबा किया करते थे। और सर्वप्रथम इब्न सौद ने इन कबीलों को संगठित कर दिया। तो सबसे पहले जो उसने कार्य किया कि वो इन कबीलों को संगठित करने का काम किया। उसने क्या किया कि उन्हें प्रशिक्षित किया। सबसे पहले तो उन्हें शिक्षा दी, प्रशिक्षण दिया और उसके बाद उनकी सेना में बहाली करवा दिया उसने। और उनकी सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया गया और उन्हें अनेक सुविधाएं भी प्रदान की जाती है, उस पर ध्यान दिया जाता है। और उनके निवास के लिए निश्चित क्षेत्र निर्धारित भी कर दिया जाता है। तो एक निश्चित क्षेत्र भी वहाँ पे निर्धारित कर दिया जाता है और इस क्षेत्रों में रहकर उन्होंने कृषि एवं पशुपालन शुरू कर दिया। तो इस तरह इन क्षेत्रों में रहकर उन्होंने क्या किया, जहाँ पर उन्हें निवास दिए गए थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन क्षेत्रों में रहकर कबीलों ने उन क्षेत्रों में रहकर कृषि एवं पशुपालन उन्होंने शुरू कर दिया। और उन्हें कानून का भी महत्व समझाया गया कबीलों को और धन का लालच देकर भी उन्हें नियंत्रित कर लिया गया। तो इस तरह वो अपने पहले जो कार्य में, पहले उद्देश्य में कि वो संगठित करना चाहता था आंतरिक लोगों को, जितने भी थे कबीलों को जो खून खराबा कर रहे थे, तो उसमें वो सफल होता है। वो वहाँ पे कानून का महत्व लोगों को समझाता है, धन का लालच देकर भी उन लोगों को नियंत्रित कर लिया जाता है। तो अपने पहले उद्देश्य में वो सफल रहता है। दूसरा, उसने प्रशासनिक सुधार किए। तो उसने शासन के उच्च परामर्शदात्री, जो परामर्श देने वाले लोग होते थे, उनके पदों पर विदेशी अरबों को नियुक्त कर दिया। तो जो सबसे पहले उच्च अधिकारी जो रहते थे, उच्च परामर्श जो देने वाले रहते थे, उनके पदों पर क्या किया कि विदेशी अरबों को उसने नियुक्त कर दिया। और इस दिशा में वित्त मंत्री जो थे अब्दुल्ला सुलेमान एवं कूटनीतिज्ञ मोहम्मद यासीन के नाम प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह जो कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जिसे उसने नियुक्त किया, तो वो थे वित्त मंत्री जो थे, कौन थे, अब्दुल्ला सुलेमान एवं कूटनीतिज्ञ जो थे वो थे मोहम्मद यासीन के नाम जो है प्रसिद्ध है। तो उसने कबीलों का तो अंत कर दिया तथा देश में 2 मुख्य प्रांतों में बांट दिया। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले तो कबीलों का अंत कर दिया और उसके बाद उसने क्या किया कि देश को 2 मुख्य प्रांतों में उसने बांट दिया और प्रांतों को जिलों में बांट दिया। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि प्रांतों को बांटा, फिर दूसरी बार उसने क्या किया कि उसने उन प्रांतों को जिलों में बांट दिया और
तुर्क शासन प्रथा लागू कर दी गई। तो इस तरह उसने क्या किया कि जिलों में बांटकर उनमें क्या शासन प्रथा, तुर्क शासन प्रथा उसने लागू कर दी और कुरान पर आधारित कानून भी लागू कर दिया। तो इस तरह उसने कानून को भी लागू कर दिया जाता है उन जिलों में, और कुरान पर वे आधारित होते हैं। और फिर सन 1933 ईस्वी में अमीर सऊद को युवराज भी घोषित कर दिया जाता है। तो सन 1933 ईस्वी में क्या होता है कि जो अमीर सऊद होता है उसे भी युवराज घोषित कर दिया जाता है। और 1934 ईस्वी में राज्य का नाम क्या होता है, सऊदी अरब रख गया और उसकी राजधानी रियाद तथा मक्का तय की गई। तो ये तो हमने पहले देखा कि किस तरह उसने सऊदी अरब का नाम रख दिया और उसने किस तरह नामकरण किया, और उसकी राजधानी क्या थी, रियाद और मक्का। ये मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। और 1933 ईस्वी में उसने क्या किया कि अमीर सऊद को युवराज भी घोषित किया। और क्या किया उसने प्रांतों को जिलों में बांट दिया। सबसे पहले उसने अपने देश को प्रांतों में बांटा, फिर प्रांतों को जिलों में, फिर उसमें कानून लागू किए, ठीक है। फिर उसने 1933 ईस्वी में अमीर सऊद को युवराज बना दिया। तो इस तरह वो प्रशासनिक सुधार में लग गया। अब हम उसके देखेंगे आर्थिक सुधार उसके द्वारा क्या किए गए। तो आर्थिक सुधार जो थे, अब तक अरब आर्थिक दृष्टि से एक अत्यंत ही पिछड़ा हुआ देश माना जाता था। और सऊदी अरब की स्थापना के पश्चात क्या होता है कि इब्न सऊद ने देश की आर्थिक संगठन एवं प्रगति की ओर भी उसने विशेष ध्यान दिया। तो देश में तेल के खानों का पता चलने से उसका आर्थिक महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। तो सऊदी अरब में बहुत से तेल की खानें होती है, तो जब उसका पता चलता है तो सऊदी अरब की जो आर्थिक विशेषता थी, जो आर्थिक महत्व था, वो काफ़ी बढ़ जाता है और राज्य की आय में पर्याप्त वृद्धि होने लगती है। तो इस तरह जब तेल की खानों का पता चलता है, उससे आर्थिक उनके प्रभाव बढ़ते हैं, उनका महत्व बढ़ता है। उसके बाद राज्य की आय में पर्याप्त वृद्धि भी हो जाती है। और इब्न सऊद ने राज्य के लिए वार्षिक बजट बनाने की भी प्रथा का सूत्रपात किया। तो इस तरह उसने वार्षिक बजट बनाने के भी एक प्रथा को उसने लागू किया और इस तरह उसने आर्थिक सुधारों पर भी ध्यान दे दिया। और अब हम आगे देखेंगे तेल उद्योग, ठीक है। तो तेल उद्योग के विकास की और विशेष ध्यान उसने दिया, क्योंकि सऊदी अरब में बहुत से तेल की खानें पाई गई थी। तो उसने तेल उद्योग की ओर भी उसने काफ़ी ध्यान दिया, क्योंकि उससे उसके देश में, उसके राज्य में आर्थिक वृद्धि हो रही थी। एकमात्र आय का साधन क्या था, तेल की खानें, ठीक है। और तेल उद्योग के विकास की ओर विशेष उसने ध्यान दिया और आरंभ में उसने एक ब्रिटिश कंपनी को 1923 ईस्वी में तेल खनन का अधिकार दे दिया। तो आरंभ में उसने क्या किया कि उसने 1923 ईस्वी में तेल खनन का अधिकार दे दिया, किसे, ब्रिटिश कंपनी को। और परंतु इसमें सफलता उसे नहीं मिलती है और अंत में वो क्या करता है कि एक अमेरिकी भूगर्भ शास्त्री कार्ट ट्विंचल के प्रयासों के फलस्वरूप क्या होता है कि 29 मई 1933 ईस्वी को स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के साथ समझौता होता है। तो उसने अंत में क्या किया कि जब उसे सफलता नहीं मिलती है, ठीक है, तो वो क्या करता है, अमेरिकी जो भूगर्भ शास्त्री होते हैं कार्ट ट्विंचल, उनके प्रयासों के द्वारा क्या होता है कि 29 मई 1933 ईस्वी को स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के साथ समझौता हो जाता है, ठीक है, इब्न सऊद का। और उसे पूर्वी सऊदी अरब में 8 सालों के लिए तेल का उत्पादन का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरह जो भूगर्भ शास्त्री थे उनके प्रयासों द्वारा 1933 ईस्वी में क्या होता है कि जो पूर्वी सऊदी अरब थी उनको 8 सालों के लिए तेल का उत्पादन का अधिकार हो जाता है। और इसके साथ 1934 ईस्वी में ही अमेरिकी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी तथा टेक्सास ऑयल कंपनी ने मिलकर अरब अमेरिकी तेल कंपनी की स्थापना की। तो इस तरह क्या होता है कि 1934 ईस्वी में ही अमेरिकी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी का और
टेक्सास ऑयल कंपनी ने मिलकर अरब अमेरिकी तेल कंपनी की स्थापना करते हैं और तथा तेल खनन में जोर लगाया गया। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि किस तरह उसने अमेरिकी लोगों से मदद ली और 1934 ईस्वी में क्या होता है, फलस्वरूप क्या होता है कि अमेरिकी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी और टेक्सास ऑयल कंपनी वो दोनों मिलकर क्या करती है, तेल कंपनी की स्थापना करती है। तो इस तरह अरब में एक तेल कंपनी की स्थापना कर दी जाती है और तेल खनन पे भी जोर लगाया जाता है, क्योंकि इससे आर्थिक वृद्धि हो रही थी और इस आर्थिक वृद्धि के कारण जितने भी यूरोपीय देश थे उनकी नज़रें भी सऊदी अरब पर थी। तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट, वो है कृषि एवं उद्योग। ठीक है, तो कृषि एवं उद्योग में क्या क्या उसने सुधार किए वो हम देखते हैं। तो अरब प्रायद्वीप आमतौर पर एक मरुभूमि है और कृषि के लिए यह सर्वथा अनुपयोगी रही है। तो अरब जो प्रायद्वीप था वो कृषि के लिए बिल्कुल भी मतलब उसके लिए बिल्कुल ही अनुपयोग था, मतलब कोई भी उपयोग का था ही नहीं जहाँ पे कृषि की जाए। तो अरब के कबीले के लोग भी कृषि में विशेष रुचि नहीं रखते थे। तो जितनी भी कबील जातियाँ वहाँ पे रहती थी तो वो भी कृषि पे अपना जोर नहीं लगाती थी, विशेष रुचि बिल्कुल नहीं रखती थी। तो कृषि उपनिवेशों को संगठित कर दिया गया सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या किया कि कृषि उपनिवेश जितने थे उन्हें संगठित कर दिया जाता है। फिर अरबों ने पशुपालन के साथ ही निश्चित क्षेत्र में खेती का कार्य प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह सबसे पहले उन्होंने पशुपालन पे ध्यान दिया और उसके साथ ही क्या होता है कि निश्चित क्षेत्र में खेती का कार्य भी, जहाँ जहाँ पर खेती संभव थी वहाँ पर खेती के कार्य प्रारंभ किए जाते हैं और इससे उनमें नई प्रवृत्ति का उदय होता है और सिंचाई का भी प्रबंध किया जाता है, क्योंकि कृषि की स्थापना की गई थी, कृषि भी खेती भी प्रारंभ हो रही थी। तो उसके बाद क्या होता है कि सिंचाई की भी प्रबंध किया जाता है और स्थानीय परंपरागत उद्योगों के विकास की ओर भी उसने ध्यान दिया। तो इस तरह उसने जो स्थानीय परंपरागत उद्योग जितने थे उनकी भी स्थापना की जाती है और उसकी ओर भी उसने ध्यान दिया। अब हम देखेंगे छठा पॉइंट, वो है बैंकिंग प्रणाली। तो उसने बैंकिंग प्रणाली पे भी ध्यान दिया इब्न सौद जो था। तो उद्योगों की प्रगति एवं आर्थिक विकास के लिए देश में अनेक बैंक खोले गए। तो इस तरह अनेक बैंक खोले जाते हैं, ठीक है, आर्थिक विकास के लिए। और सर्वप्रथम एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाती है। तो सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना की जाती है, केंद्रीय बैंक की। और उसके बाद कालांतर में सऊदी अरब मुद्रा एजेंसी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो वो जो बैंक होता है वो आगे चलकर सऊदी अरब मुद्रा एजेंसी के रूप में परिवर्तित हो जाता है और देश में अभी तक राजकीय बैंक नहीं थे। तो इस तरह देश में अभी तक जो राजकीय बैंक नहीं थे, तो इब्न सौद ने एक ऐसे बैंक की भी उसने स्थापना की। तो इस तरह उसने एक केंद्रीय बैंक की भी स्थापना की और एक और बैंक की भी स्थापना की और एक सऊदी अरब मुद्रा एजेंसी के रूप में जो पहले केंद्रीय बैंक जो खोला गया था उसको परिवर्तित कर दिया गया। तो उसने इस तरह बैंकिंग प्रणाली पे भी, आर्थिक स्थिति पर भी जोर लगाया। अब सातवां और लास्ट पॉइंट है आवागमन संचार साधन। ठीक है, तो नए राजमार्गों का निर्माण किया गया और उन पर अब विदेशी मोटर गाड़ियाँ भी चलने लगी। तो इस तरह पश्चिमी देशों पर भी, मतलब यूरोपीय देशों पर भी काफ़ी प्रभाव होता है इब्न सौद का। तो उसने क्या किया कि विदेशी मोटर गाड़ियाँ भी चलने लगती है और रेल की पटरियाँ सारे देश में बिछाई जाती हैं। ठीक है, और जेद्दा और मक्का की रेल मार्ग से जोड़ा जाता है। तो इस तरह सर्वप्रथम उसने क्या किया कि रेल की पटरियाँ बिछवाई सारे देश में और उसके बाद जेद्दा और मक्का ने ही जो रेल मार्ग था उसे जोड़ा जाता है और इब्न सौद ने ही दमाम रियाद रेल मार्ग के निर्माण का कार्य शुरू किया। तो इस तरह उसने दमाम और रियाद जो रेल मार्ग थी उसके निर्माण का कार्य किसने शुरू किया, इब्न सौद ने। ठीक है, जो 1955 ईस्वी में जाकर पूरा हो जाता है और दमाम तथा रास वनूरा में नए बंदरगाहों का भी निर्माण किया जाता है। तो इस तरह रमाम और
तेनूरा में नए बंदरगाहों का भी निर्माण किया जाता है और रेगिस्तान को आबाद करने के लिए भी कई कदम उठाए जाते हैं और नई नहरें खोदी जाती है और पानी के लिए आर्टिजन जो कुएं होते हैं उनका भी प्रबंध किया जाता है और बड़े बड़े शहरों में पेयजल के लिए पीने के लिए नलकूपों को भी व्यवस्था की जाती है। और इस तरह से आर्थिक क्षेत्र में भी इब्न सौद ने नए राज्य को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर दिया। तो ये थे उसके कुछ सुधार और इस तरह उसने कई सारे सुधार के द्वारा सऊदी अरब को आगे पहुंचाया, उसका प्रसार किया, उसकी प्रगति हुई। ठीक है। और तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इब्न सौद जो था वो अपने राज्य के लिए उसने बहुत से कार्य किए। उसने अरब द्वीप को काफ़ी मान प्रतिष्ठा दिलवाई, काफ़ी प्रसिद्धि दिलवाई और अपने सुधारों के द्वारा उसने अपने अरब देश को संगठित कर लिया और कई सारी सुधार करके उसने अरब के लोगों को प्रगति प्रदान की, प्रगति हुई वहाँ की। तो हमारा इब्न सौद का जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जैसा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।